Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी मित्रों को स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 49 हल करेंगे जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे व्याकरण के भी और शिक्षण विधियों के भी। तो जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जिन्होंने अपनी तैयारी निरंतर जारी रख रखी है उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ में टाइम वापस एक तरह से यूँ मान लीजिए वही टाइम आ गया है जिस टाइम पे आपकी तैयारी स्पेशल होना ज़रूरी है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है आपके, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? व्याकरण प्लस एक व्याकरणिक, व्याकरण प्लस एक व्याकरणिक, व्याकरण प्लस एक व्याकरणिक और व्याकरण प्लस एक व्याकरणिक। तो बताइए राइट आंसर प्रश्न संख्या 1 में कौन सा सही आंसर रहेगा साथियों। देखिए, एक शब्द होता है व्याकरण। व्याकरण शब्द में एक प्रत्यय लगाए जाने से जो शब्द बनेगा, नया शब्द जो बनता है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण शब्द में यदि आप एक प्रत्यय जोड़ देते हो तो उससे शब्द बनता है व्याकरणिक, जो कि चौथा विकल्प सही है साथियों, क्योंकि ये चौथे विकल्प के अलावा सभी में देखिए व्याकरण प्लस एक, व्याकरण शब्द नहीं होता है, व्याकरण शब्द होता है और जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ता है तब शब्द बनता है व्याकरणिक। व्याकरण कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? व्याकरण होता है। इसमें एक प्रत्यय लगने से व्याकरणिक बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। देखिए, व्याकरण का जो ज्ञान रखने वाला होता है, जो विद्वान होते हैं व्याकरण के क्षेत्र में, वही कहलाते हैं व्याकरणिक। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है आपसे, लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा? लघुत्व, गुरुत्व, महिमा और गरिमा। तो शब्द सभी ने सुन रखा होगा लघिमा। लघिमा जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो साथियों आंसर दीजिए, लघिमा का विलोम कौन सा होगा दिए गए विकल्पों में से। देखिए, आपके पास कुछ समय है, एक बार आप आंसर सोच लीजिए, फिर उसके बाद में सोच करके आपको आंसर देना है। तो देखिए, लघिमा का जो विलोम होता है वो होता है गरिमा। क्या होता है? गरिमा। किसका विलोम है? लघिमा का विलोम है। महिमा भी नहीं है, गुरुत्व भी नहीं है और लघुत्व भी नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है साथियों। आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3, सर्प का पर्यायवाची है पन्नग, जातरूम, केशी और शार्दुल। तो यहाँ पर जो 4 अलग अलग आपको विकल्प दिख रहे हैं, इसमें एक विकल्प में आपको सर्प का पर्यायवाची बताना है कि भाई ये शब्द सर्प का पर्यायवाची है। बाकी 3 आपको शब्द के पर्यायवाची नहीं दिखेंगे। कौन से शब्द के? सर्प शब्द के। तो देखिएगा, जो जातरूम शब्द है और जो केसी शब्द है और शार्दुल शब्द है, ये तीनों ही सर्प या सांप के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पन्नग शब्द है, पन्नग प्रथम विकल्प जो दे रखा है वो सर्प का पर्यायवाची है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपके, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द को बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समता सूचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है एक बार प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए कि कोई भी शब्द है उसका समान अर्थ बताने के लिए जो आप शब्द को बोध कराने के लिए जो चिन्ह प्रयोग करते हो उसको कहा जाता है समता सूचक चिन्ह। क्योंकि समान अर्थ बता रहे हो ना, तो उसको समता सूचक चिन्ह कहते हैं। देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग तो जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिख देते हैं दिन रात, तो बीच में ये चिन्ह लगा दिया, ये होता है योजक चिन्ह। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 4 में।
तो साथियों प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मेरी वह कलम खो गई है जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। यह वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और विधानार्थक वाक्य है। तो उपरोक्त जो वाक्य दे रखा है आपको बताना है रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार है। देखिए बात करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार की, तो 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। विधानार्थक रचना की दृष्टि से नहीं, अर्थ की दृष्टि से होता है। तो यहाँ पर इस विकल्प को तो हम हटा देते हैं। अब देखिएगा 3 विकल्प बचे हैं। अब यहाँ पर जो से ये शब्द वाक्य जुड़ रहा है, और जब भी कोई शब्द जो से, जो, जिससे, जहां, इससे जुड़ा होता है, जब, तब इत्यादि शब्दों से, तो वो हमेशा ही मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं साथियों। 6ठा क्वेश्चन है आपके, मीना गाना गा रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर सही रहेगा। देखिए काल में आपको पहले तो ये देखना होता है कि भाई जो वाक्य है वो भूतकाल का है, भविष्य का है या वर्तमान का है। तो यहाँ पर देखिए एक तो वर्तमान काल का उदाहरण है और 3 भूतकाल के। तो पहले हम क्या देखेंगे, तो गा रही थी का मतलब पहले की बात हो गई, तो ये फिर भूतकाल का उदाहरण है। अब भूतकाल में ये हम इसको तो हटा देते हैं। अब भूतकाल के भी 6 प्रकार के भेद हैं। अब यहाँ पर देखिए गा रही थी मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई है। अगर भूतकाल में क्रिया पूरी नहीं होती है तो वो होता है अपूर्ण भूतकाल। प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखिए अगर ये क्वेश्चन होता मीना ने गाना गाया था, मीना ने गाना गाया था, तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता। और अगर यूँ रहता मीना गाना गा रही है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाता। और अगर ऐसे रहता मीना ने गाना गाया है मतलब गा दिया, निकटतम भविष्य भूत की बात करें तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण हो जाता। तो यहाँ पर आपके कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प 6ठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, वरदराजाचार्य शब्द में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो एक बार इस शब्द का विश्लेषण कीजिए और फिर आंसर आपको देना है। देखिए वरदराजाचार्य का विच्छेद करें तो इसका विच्छेद होगा वरद राज। यहाँ पर सॉरी थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है, पढ़ने में इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। देखिए वरदाचार्य, इस प्रकार से ये शब्द होना चाहिए, वरदाचार्य, चा की जगह रा आना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों इसमें मूल जो शब्द है वो वरदराज है। क्या है? वरदराज प्लस आचार्य, वरदराज प्लस आचार्य शब्द बनेगा वरदराजाचार्य। इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगी। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है आपके, राजस्थानी शब्द मूण का अर्थ है छत पर कमरा, मिट्टी का बड़ा घड़ा, पीने का बारिश का पानी और वस्तु लटकाने का स्थान। तो 8वें क्वेश्चन को सही से देख करके समझ करके आंसर देना है। बताइए सही आंसर। प्रश्न नंबर 8 में देखिए एक शब्द होता है मूण। राजस्थानी भाषा में मूण शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया जाता है वो होता है साथियों मिट्टी का बड़ा घड़ा। मिट्टी का जो बड़ा घड़ा होता है उसको ही राजस्थानी भाषा में मूण के नाम से जाना जाता है। जबकि वस्तु को लटकाने का जो स्थान है उसको खूंटी के नाम से जाना जाता है राजस्थानी भाषा में। यहाँ पर सेकंड विकल्प आपके सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है आपके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बादल धीरे धीरे चलते हैं, मोहन अभी आया है, मेरे दादाजी कम बोलते हैं और हवा चल रही है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है
उसमें एक प्रकार है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किसी चीज़ को करने का ढंग या तरीका बताया जाता है। तो देखिए बादल धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पर मैंने जब आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भाई कैसे से प्रश्न करना और कैसे से प्रश्न करने पर उत्तर मिले, तो वहाँ पर आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिससे बादल कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। रीति मतलब ढंग या तरीका बताया जा रहा है, अतः यहाँ पर देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण प्रथम विकल्प रहेगा। 9वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, कष्टापन्न सामसिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव और कर्मधारय। तो कष्टापन्न ये जो सामसिक पद है इसमें समास का चयन कीजिए, इसमें कौन सा समास है साथियों? 10वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। 10वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके कष्टापन्न शब्द में तत्पुरुष समास है, कष्ट से आपन्न, ठीक है, से यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। बहुव्रीहि, तदव्ययीभाव और कर्मधारय इसमें नहीं है, ओनली प्रथम विकल्प ही सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियाँ अधिक समय में पहुँचती है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो 11वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो। धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां अधिक समय में पहुंचती है। देखिएगा यहाँ पर धीरे चलने वाली तक यहाँ पर आपके अंडरलाइन हो रही है। रेखांकित शब्द कहाँ तक है? तो लास्ट शब्द वाली है। अब यहाँ पर देखिएगा धीरे चलने वाली गाड़ियाँ, तो गाड़ियों की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि गाड़ियाँ कैसे चल रही है, धीरे चल रही है। इसमें साथियों इसलिए क्रिया पदबंध न होकर के इसमें विशेषण पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? इसमें विशेषण पदबंध होगा। 11वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो 12वां क्वेश्चन है, जगत शब्द लिंग की दृष्टि से है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और एक व दो। तो देखिए लिंग की दृष्टि से यदि हम किसी भी शब्द को हिंदी में देखें तो हिंदी में दो ही प्रकार के, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। हिंदी में नपुंसकलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, संस्कृत में पाया जाता है साथियों ये। तो देखिए यहाँ पर जगत अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जगत अच्छा होता है। तो ये एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। बाकी एक व दो इसमें नहीं रहेगा क्योंकि स्त्रीलिंग ये नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध है। साधु का साधुओं, कामना का कामनाएं, बात का बातें और अनेक का अनेकों। तो यहाँ पर देखिए वचन, एक वचन और बहुवचन आपने सुना होगा, द्विवचन हिंदी में नहीं होता है। यहाँ पर साधु एक वचन है और इसका बहुवचन बनना है साधुओं, बिल्कुल सही है। कामना एक वचन है और इसका बहुवचन बनता है कामनाएं, ये भी बिल्कुल सही है। बात एक वचन है और इसका बहुवचन बनेगा बातें, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है जिसका अनेकों बहुवचन नहीं होता है। मतलब अनेक शब्द पहले से ही क्या है, बहुवचन है, न कि एक वचन। तो अनेक का अनेकों नहीं होता है। यहाँ पर आपका फोर्थ विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें की ओर। तो चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और गत्यात्मक। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर ये जो 4 विकल्प है, अर्थपूर्ण अधिगम मतलब किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वो किसकी होती है? शारीरिक नहीं होती है साथियों, ना ही गत्यात्मक होती है, मानसिक या भावात्मक। तो साथियों अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसिक मानी जाती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मस्तिष्क के माध्यम से ही सीखते हैं सबसे ज़्यादा। अर्थपूर्ण मतलब उसके सही अर्थ को यदि हम समझ पाए। तो यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 14 में। तो चलिए देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है लिखित कार्य,
मौखिक कार्य, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो 15वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करो, कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। देखिए, कोई भी क्रिया है जिसमें आप ये पता लगाते हो कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, मतलब उसकी कमजोरी जो होती है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो। यदि ऐसा होता है तो कमजोरी के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको निदानात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निदानात्मक कार्य। यदि उसी कमजोरी को दूर कर दिया जाता है, दूर कमजोरी मतलब दूर, कमजोरी को दूर करना, तो फिर वो उपचारात्मक कहलाता है। तो यहाँ आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न नंबर 15 में आपका वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है आपके, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से, प्रस्तावना से और स्पष्टीकरण से। तो बालक को जब हम दैनिक पाठ योजना के माध्यम से कोई प्रकरण पढ़ाते हैं तो उसे कब पता चलेगा कि हमारा टॉपिक ये है? तो साथियों, उसको पता चलता है प्रस्तावना के बाद में। जब बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसके अंत में एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है, और समस्यात्मक प्रश्न में जो आंसर नहीं दे पाते हैं कि भाई हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, वह आपका प्रकरण का बिंदु होता है। अतः प्रस्तावना में बालक को पता चलता है कि भाई उसे क्या पढ़ना है। तीसरा ऑप्शन आपका 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो साथियों, 17वां क्वेश्चन आपके हैं, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, रूपरेखा विधि और सूत्र विधि। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके एग्ज़ाम लगभग पूरे चांस है कि सितंबर माह में होगा, लगभग पूरे चांस है ना। और बात रही तो लगातार तैयारी आप कीजिए, ये तैयारी आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन ज़रूर दिलवाएगी। और आपके 8 या 10 दिन में वापस, जैसे पहले मेगा टेस्ट लिए जाते थे, एक की जगह 3 वीडियो आते थे, साथ में स्पेशल नोट्स के वीडियो आते थे, तो वो सारी चीज़ें आपके 8 या 10 दिन में चालू हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है वो रहेगा अनुकरण विधि, क्योंकि रचना शिक्षण प्राथमिक स्तर पर यदि आपको करवाना है तो बालक अनुकरण के माध्यम से सर्वाधिक सीखता है। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में पठन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए, इसके प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक, अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल, मैडम मारिया मोंटेसरी और किलपेट्रिक। तो पठन से पूर्व लेखन पर बल इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? 18वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइएगा। देखिए, सभी ने पढ़ रखे होंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और वहाँ पर पढ़ना पहले आता है तो वो होता है भाषाई कौशल में फ्रोबेल के अनुसार। नॉर्मली भी पूछे तो भी पढ़ना पहले आएगा, लेकिन अगर यूँ कह दे कि पढ़ने से पूर्व लेखन, तो पढ़ने से पूर्व लेखन पे जोर मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो मित्रों, 19वां क्वेश्चन है आपके, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है? पूर्ण से अंश की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और कठिन से सरल की ओर। तो आगमन विधि के संदर्भ में जो शिक्षण सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें 5 शिक्षण सूत्र होते हैं। पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण द्वारा सरल करना, पूर्ण से अंश की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, उदाहरण द्वारा उदाहरण से नियम की ओर होता है, लेकिन सरल से कठिन की ओर होता है, न कि कठिन से सरल की ओर। तो यहाँ पर ये जो कठिन से सरल की ओर दे रखा है, ये क्या है? फिर यहाँ पर ये निगमन विधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये निगमन विधि के सूत्र का। बाकी यहाँ पर जो पूर्ण, उदाहरण, ज्ञात, पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प है, ये तीनों तो आगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र है, और चौथा जो विकल्प है ये निगमन विधि पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखा है मैंने 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। क्या आप भी उनमें से एक है? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो ज़रूर देखिए आप। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का मुख्य प्रयोजन है।
शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना और पाठ में कक्षा का अवधान बनाए रखना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में सभी ने सुन रखा होगा। दृश्य श्रव्य मतलब होता है जिसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो इसका जो उपयोग है आप हिंदी की कक्षा में करते हो तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए दृश्य श्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। पाठ को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना, पाठ को क्या सॉरी छात्रों को नवीन उपकरणों के प्रति उत्सुक करना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। कि उनकी जो विभिन्न इंद्रियां हैं, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि एक से अधिक इंद्रिय यदि काम में एक साथ सक्रिय होकर के किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो वहाँ पर वो ज्ञान उतना ही ज़्यादा प्रभावी रहेगा। जैसे हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो कम सीखते हैं, किसी चीज़ को देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो उसको ज़्यादा सीखते हैं, देखते भी है, सुन भी रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभव भी कर रहे हैं तो ज़्यादा सीख रहे हैं, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव है तो और ज़्यादा सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसका उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना होता है। सेकंड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। आज का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाए और किसी प्रश्न पर डाउट हो तो हमें जरूर अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।